बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थ्रेड्स के बारे में। हमने प्रोसेसेस पे डिटेल से बात की हुई है और प्रोसेस पे हमारे जो है लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल से बात की है कि प्रोसेस जो होता है, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत से प्रोसेसेस होते हैं और सिमिलरली हमने प्रोसेसेस की स्टेट्स के बारे में बात की है। जो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल का हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि जब हम किसी प्रोसेस को न्यू से रेडी में लाते हैं और फिर रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड और ये डिफरेंट उसकी स्टेट्स होती हैं। तो प्रोसेसेस जो होते हैं वो तो ठीक है, विदिन अ प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन साथ ही साथ थ्रेड्स का एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि थ्रेड्स जो होते हैं वो प्रोसेस का ही हिस्सा होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि हम डिफरेंट प्रोसेसेस को छोटे-छोटे थ्रेड्स में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर उन थ्रेड्स को हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं। ठीक है? तो अभी ख़ैर हम स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर हो जाएँगी। थ्रेड जो है उसको लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है, लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है? ये मतलब वही जिस तरह मैं बात कर रहा था कि एक प्रोसेस के हम छोटे-छोटे पीसेस या छोटे-छोटे मॉड्यूल जिसको बोल सकते हैं, टास्क्स बोल सकते हैं, उसमें हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और उन छोटे-छोटे टास्क्स को बेसिकली थ्रेड्स कहा जाता है। तो तभी यहाँ पे हम इसको लाइट वेट प्रोसेस भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस या थ्रेड ऑफ कंट्रोल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है? ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अच्छा, इट शेयर्स एड्रेस स्पेस एंड अदर ग्लोबल इन्फॉर्मेशन विद इट्स प्रोसेस, ठीक है? तो जो थ्रेड होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोसेस के अंदर मिसाल 3 थ्रेड्स हैं, 3, ठीक है? सो वो एड्रेस स्पेस जो है वो भी उसकी शेयर कर सकते हैं और अदर ग्लोबल इन्फॉर्मेशन भी। और इसी तरह जो है रजिस्टर, स्टैक एंड अदर थ्रेड स्पेसिफिक डेटा आर लोकल टू ईच थ्रेड, ठीक है? ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स ये मैं अभी आपको पिक्टोरियली जो है यहाँ पे बता देता हूँ। अ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले वो 2 पॉइंट्स से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मिसाल के तौर पे ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स, ये शो कर रहा है एक प्रोसेस को और ये जो बीच में एक ठीक है नोटेशन है दैट शोज़ अ थ्रेड। सो इट मीन्स कि एक प्रोसेस है यहाँ पे और उसमें एक ही थ्रेड है, ठीक है? अच्छा, ये एक प्रोसेस है लेकिन उसके अंदर 3 या मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ठीक है? ये उसका कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है। ये तीसरी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन बनती है कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, लेकिन 1 थ्रेड पर ईच प्रोसेस, सही? और चौथी कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बनती है कि मल्टीपल प्रोसेसेस भी हैं और फिर उनके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स पर प्रोसेस भी हैं, ठीक है? तो अगर हम इस पहली पिक्चर को देखें, तो वन प्रोसेस और उसके अंदर एक ही थ्रेड, तो मतलब कोई ख़ास फ़ायदे की बात नहीं हुई। वो जो थ्रेड होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट प्रोसेस। तो मतलब कोई इतने इसमें कोई इतना फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। सो आप ये कह सकते हैं कि ये कोई इतना ठीक सा नहीं है और फ़िज़ूल सा ही है। अच्छा, ये वाला जो है दिस परम्यूटेशन इज़ इवन वर्स्ट, ठीक है? ये सबसे ख़राब है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और उसमें सिर्फ़ एक-एक थ्रेड है हर एक प्रोसेस के अंदर। तो बात फिर वही हो गई कि अगर हमने एक ही प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड रखना है, तो फिर उस थ्रेड का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? थ्रेड्स तो हम इसीलिए रखते हैं कि हमने एक प्रोसेस के अंदर छोटे-छोटे टास्क्स में उसको करना है, उस एक प्रोसेस को। एक मुश्किल काम को आप ये कह सकते हैं कि छोटे-छोटे हिस्सों में, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में, पार्ट्स में तक़सीम कर दिया जाए और फिर उन छोटे-छोटे टास्क्स को हैंडल कर लिया जाए इंडिपेंडेंटली। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली थ्रेड्स का। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2 पिक्चर्स हैं, ये इतनी कोई ज़्यादा फ़ायदे की नहीं है। अच्छा, ये अच्छी है, येस, कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हों, लेकिन ये वाली जो है दिस इज़ द बेस्ट वन इन व्हिच वी आर डिपिक्टिंग कि वी हैव गॉट मल्टीपल प्रोसेसेस एंड ईच ऑफ दोज़ प्रोसेसेस कंटेन मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है? अच्छा, जो बात मैं आपको कर रहा था कि ये जो 2 जो पॉइंट्स हैं ये वाला कि इट शेयर्स एड्रेस स्पेस, a thread may share address space and other global information with its process, ठीक है? तो कुछ एड्रेस स्पेस और कुछ ग्लोबल इंफॉर्मेशन तो वो शेयर करेगा विद इट्स प्रोसेस, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि रजिस्टर, स्टैक एंड अदर थ्रेड स्पेसिफिक डेटा आर लोकल टू ईच थ्रेड। तो आप लोगों ने ऑलरेडी लोकल डेटा और ग्लोबल डेटा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोग्रामिंग में या और किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल डेटा कुछ होता है और कुछ होता है लोकल डेटा।
तो अगर हम इस पिक्चर को समझें तो ये आपको सारा ये लेक्चर बड़ा इजीली समझ आ जाएगा अगर आप इस डायग्राम को समझ लें। ये हमारे पास जो ये फुल बॉक्स है, स्क्वेयरिश बॉक्स, ये एक कंप्लीट इट्स अ हैवी वेट प्रोसेस, ठीक है? एक प्रोसेस है जिसको हम कह रहे हैं हैवी वेट। हैवी वेट इस तरह की मतलब वो एक भारी भरकम एक मुश्किल काम है, ठीक है? सो इट्स अ हैवी वेट, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ हैवी वेट प्रोसेस। अच्छा, उस हैवी वेट प्रोसेस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास ग्लोबल होगी, ठीक है? और कुछ इन्फॉर्मेशन लोकल होगी। अच्छा, अब हमने इस प्रोसेस के अंदर क्या किया है, इस एग्जांपल में हमने 3 थ्रेड्स बना दिए हैं। ये थ्रेड नंबर 1 है, ये थ्रेड नंबर 2 है एंड दिस वन इज थ्रेड नंबर 3, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ है कि हर एक थ्रेड के अंदर आप देखें कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ स्टैक इन्फॉर्मेशन है, कुछ मास्किंग की इन्फॉर्मेशन है और कुछ टीएसडी है, ठीक है? थ्रेड सपोर्टेड जो है डेटा इसको कहते हैं आई गेस, ठीक है? सो कुछ थ्रेड स्पेसिफिक डेटा, सॉरी, यस, हाँ, मैं यही बोल रहा था। थ्रेड स्पेसिफिक डेटा बेसिकली इसको कहते हैं। तो ये थ्रेड स्पेसिफिक डेटा है जो कि मतलब इसी थ्रेड का है। और ये जो इन्फॉर्मेशन हो गई, ये रजिस्टर, स्टैक, मास्क और ये थ्रेड स्पेसिफिक डेटा, ये बेसिकली इस थ्रेड के लोकल इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है? यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ लोकल टू दिस थ्रेड है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थ्रेड 1, ये जो हमारा थ्रेड 1 है, उसकी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये थ्रेड 2 नहीं देख सकता। सिमिलरली ना ही थ्रेड 3 ये इन्फॉर्मेशन उसको विजिबल होती है। लेकिन अगर वो इसमें से कुछ शेयर करना चाहे, कुछ इन्फॉर्मेशन ये थ्रेड 1 जो है शेयर करना चाहे थ्रेड 2 से या 3 से, तो वो क्या करेगा, वो उसको ग्लोबल, ये हमारे पास ग्लोबल स्पेस है जिसमें हम शेयरिंग ऑफ डेटा करते हैं या रिसोर्सेज करते हैं। तो यहाँ पे वो इधर कोई जो डेटा है वो यहाँ पे पास ऑन कर देगा और फिर यहाँ से विजिबल होगी थ्रेड 2 को भी और थ्रेड 3 को भी वो वाली इंफॉर्मेशन। सही। सो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि दिस इंफॉर्मेशन इज ग्लोबल टू ऑल द थ्रेड्स इन अ प्रोसेस और ये जो है वो लोकल इंफॉर्मेशन है। तो यही वो पॉइंट्स थे जो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे। Now threads may be managed by the OS और by a user application। तो वो आगे हम अभी देखेंगे कि थ्रेड की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ ओएस स्पेसिफिक थ्रेड्स होते हैं और कुछ यूजर एप्लीकेशन रिलेटेड थ्रेड्स होते हैं। वो भी आगे इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल जो है हमारे पास Win32 जो है विंडोज की एक थ्रेड्स को हैंडल करने का एक ठीक है एक फंक्शन है, एक मैकेनिज्म है, उसको Win32 या इवन Win64 डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन, तो वो थ्रेड्स की डिफरेंट जो है थ्रेड को हैंडल करने का आप कह सकते हैं कि फंक्शंस है। अच्छा, यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग, programmer specifies application contain threads of execution. Each thread designate a portion of a program that may execute concurrently with other threads. तो इसमें ये लाइन नंबर 2 ज्यादा समझने की है कि हर थ्रेड जो है उसके अंदर एक पोर्शन होता है उस प्रोग्राम का। मिसाल के तौर पे ये बात ये कर रहे हैं ना कि अगर एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बन गए, तो अब हर जो थ्रेड है, हर एक जो थ्रेड है, वो उसके अंदर कोई पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम है, ऑफ दैट प्रोसेस है और वो एग्जीक्यूट कर सकता है इंडिपेंडेंटली या आप कह सकते हैं पैरेलली, ठीक है? एक बड़े से प्रोसेस को हमने छोटे-छोटे थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया और अब उन थ्रेड्स को हम इंडिपेंडेंटली लेके चल सकते हैं और हम उन थ्रेड्स को पैरेलली जो है एक वक़्त में कंकरेंटली, ठीक है ना? डिफरेंट वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हम जो है एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं और इस तरीके से काम जो है अच्छे से मैनेज हो रहा है बिकॉज़ कि आपने एक मुश्किल काम को छोटे-छोटे सिंपलर टास्क्स में, स्मॉलर टास्क्स में डिवाइड कर दिया है और उसके तरीके से आप अल्टीमेटली वो बड़ा जो मुश्किल काम है वो आप अकम्प्लिश कर लेंगे। अच्छा, मोटिवेशन फॉर थ्रेड्स वही है कि अभी तक बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी थ्रेड्स के फ़ायदे, आइडिया आ गया होगा, ज़हन में आ गया होगा कि ये थ्रेड्स क्यों बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल भी दिया कि मतलब हम एक मुश्किल काम को आसानी से कर लेते हैं। बट स्टिल ये है कि अभी हम देख लेते हैं थ्रेड्स हैव बिकम प्रोमिनेंट ड्यू टू ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मोर नेचुरली एक्सप्रेसेस पैरेलल टास्क। तो बेसिकली थ्रेडिंग से फ़ायदा ये होता है कि हम पैरेलली जो है काम को लेके चलते हैं और परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर हो जाती है बिकॉज़ थ्रेड्स जो है दे स्केल बेटर टू अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। आजकल आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर्स जो हैं, लैपटॉप्स वगैरह जो हैं, वो मल्टी प्रोसेसर्स हैं, ठीक है ना? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं आजकल के। हमारे पास वो दौर नहीं है कि अब एक प्रोसेसर हो, हमारे पास 2-2 4-4 प्रोसेसर लगे होते हैं और डिफरेंट कोर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स आ जाएँ, तो हम अगर थ्रेड हैवी है, थ्रेड मतलब मुश्किल है,
तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक प्रोसेसर एक थ्रेड को हैंडल करे, दूसरा प्रोसेसर जो है वो दूसरे थ्रेड को हैंडल करे और इस तरह चीज़ें जो हैं पैरेलली में हम जो है पैरेलल और कंकरेंटली लेके चलें। अच्छा, ईच थ्रेड ट्रांजिशंस अमंग अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट थ्रेड स्टेट्स। तो हमारे पास थ्रेड की स्टेट्स भी होती हैं। जैसे प्रोसेस की स्टेट्स होती है ना, हमने प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ी थी, 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल देखा था। इसी तरह थ्रेड्स की भी स्टेट्स हैं। थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस हैव मेनी ऑपरेशंस इन कॉमन। फॉर एग्जांपल क्रिएट, एग्जिट, रिज्यूम, सस्पेंड वगैरह ये सारी चीजें थ्रेड्स में भी होती हैं। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। थ्रेड क्रिएशन डज नॉट रिक्वायर ओएस to initialize resources that are shared between parent process and its thread। ठीक है, थ्रेड क्रिएशन एक ऐसी चीज है कि वो एप्लीकेशन खुद भी कर सकती है विदाउट इन्वोकिंग द कर्नल, विदाउट इन्वॉल्विंग द ओएस। ठीक है, मतलब अगर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आप ले लें, मिसाल एक ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर है मिसाल। अब क्रोम ब्राउजर एक प्रोग्राम है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, उन मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ठीक है, अब ये जो थ्रेड्स क्रोम ब्राउजर ने क्रिएट किए हैं, उसमें जो उसने क्रिएशन की है उसमें हो सकता है कि ओएस जो है हमारा विंडोज जो है या ओएस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट ही ना हो सिरे से। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि ओएस की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो और जो है ये थ्रेड्स खुद से बन जाएं। इसी वजह से कि हम बेसिकली कि मतलब हमने ओएस को नहीं बुलाना, इसके लिए कोई सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं है थ्रेड्स क्रिएशन में। सो इट रिड्यूसेस ओवरहेड ऑफ थ्रेड क्रिएशन एंड टर्मिनेशन कंपेयर टू प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन जो होती है ना वो विदाउट ओएस जो है नहीं हो सकती। ठीक है, ओएस की इन्वॉल्वमेंट मस्ट होती है। हमने पढ़ा था कि सिस्टम कॉल होती है जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, जब भी कोई प्रोसेस जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करता है। ठीक है, बेसिकली सिस्टम कॉल्स होते हैं। लेकिन थ्रेड्स की अकॉर्डिंगली हम ये कह रहे हैं, थ्रेड्स के लिए अगर आप एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट कर लें तो उसमें आपकी ओएस की जो मुदाखलत है या ओएस की इन्वॉल्वमेंट कहूँ मैं, वो नहीं होती और एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम खुद से थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है। सिर्फ उसको प्रोसेस जो है, जो उसका उसका जो प्रोसेस इनिशिएट होगा वो ओएस कर देगा। ठीक है, जो प्रोसेस है वो ओएस इनिशिएट कर देगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन खुद से उस प्रोसेस के हिस्से करके उसके थ्रेड्स बना सकती है विदाउट इन्वॉल्विंग द ओएस। ठीक है, ये बात मैं बार-बार इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ क्लियर हो जाए। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें क्वेश्चन होता है, तभी मैं ये बार इस पे मैंने ज़्यादा टाइम लिया और ज़्यादा आपको डिटेल से बताया। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड्स देखते हैं। अगर ये स्लाइड आप समझ लें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि इट टेक्स लेस टाइम टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड देन अ प्रोसेस। ठीक है, जब हमने देख लिया कि एक प्रोसेस जो है वो एक हैवी वेट है और एक थ्रेड जो है वो लाइट वेट है। सो अगर हम क्रिएट करें एक नया थ्रेड तो ज़ाहिर है वो कम टाइम लेगा और अगर हम प्रोसेस को क्रिएट करें तो वो जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम लेगा। इसी तरह इट टेक्स लेस टाइम टू टर्मिनेट अ थ्रेड देन अ प्रोसेस। ठीक है, अगर एक प्रोसेस को हमने टर्मिनेट करना है तो इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि जिसके हम सारे वो रजिस्टर्स और वो सब कुछ उससे लेंगे, मेमोरी उससे लेंगे और वो सारी चीज़ें जो है ओवरऑल कि उस प्रोसेस ने क्या रिज़ल्ट दिया है, उस सारे रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। तो ये एक मुश्किल काम होगा। जबकि अगर हम एक थ्रेड को टर्मिनेट कर दें, तो वो जल्दी हो जाएगा। इट टेक्स लेस टाइम टू स्विच बिटवीन 2 थ्रेड्स विदिन अ प्रोसेस। ठीक है? तो स्विचिंग ऑफ द थ्रेड्स जो है वो भी सिंपलर होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर कंपैरिज़न में क्योंकि थ्रेड तो स्मॉलर पार्ट है, एक मॉड्यूल है, एक छोटा हिस्सा है, तो वो बेसिकली जो है हमारे पास जल्दी जो है सब कुछ कर लेता है और प्रोसेस के मुकाबले में इट टेक्स लेस टाइम। सिंस थ्रेड्स विदिन द सेम प्रोसेस शेयर मेमोरी एंड फाइल्स, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट इन्वोकिंग द कर्नल। अच्छा, जिस तरह पीछे मैंने बात की कि थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट भी हो सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द कर्नल। सिमिलरली अब आप इस डायग्राम में देखें, अगर थ्रेड 1 ने थ्रेड 3 से कुछ बात करनी है, तो वो मैंने बताया था कि थ्रेड 1 जो है यहाँ पे ग्लोबल डेटा में उसको सेव कर देगा और थ्रेड 3 जो है यहाँ से उस डेटा को रिट्रीव कर देगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस विदाउट इन्वोकिंग द कर्नल। ठीक है, इसमें कर्नल की कोई जरूरत नहीं है, ओएस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो विद इन अ प्रोसेस यहाँ पे ये चीज हो रही है। लेकिन अगर दो प्रोसेसेस हों, दो ये इस तरह के हैवी वेट प्रोसेसेस हों और उनकी कम्युनिकेशन करेंगे अगर सपोज,
तो वो जो उनकी कम्युनिकेशन है उसके लिए ओएस की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है? उसमें क्योंकि वो एक हेवीवेट प्रोसेस जो है वो रैम में डेटा रखेगा, फिर रैम में जब डेटा वो खुद से नहीं रख सकता बिकॉज़ रैम इज़ अ रिसोर्स और उसने ओएस को कहना होगा, सिस्टम कॉल करनी होगी, ओएस आएगा और उसकी बात सुनेगा और उस डेटा को रैम में सेव करेगा। सिमिलरली दूसरा प्रोसेस जो है वो उस डेटा को रिट्रीव करेगा। सो कहने का मकसद ये है कि अगर 2 प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो तब ओएस की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अगर 2 थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर जो है इन्वॉल्वमेंट की ओएस के इन्वॉल्वमेंट की एज़ सच ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं पड़ती ओएस की, सो दैट मीन्स के काम जल्दी हो रहा है, ठीक है ना? स्पीडियर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट करें, तो वो जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कर्नेल या ओएस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अच्छा ये जैसे कि मैं कह रहा था कि थ्रेड की स्टेट्स होती हैं, तो ये हम यहाँ पे वो थ्रेड की स्टेट्स देख रहे हैं। बोर्न स्टेट है, रेडी है, रनिंग है, डेड है, ठीक है? ये डिफरेंट इसकी स्टेट्स हैं। और स्लीपिंग स्टेट है जिसमें स्लीप इंटरवल हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी देर देर के लिए वो थ्रेड जो है वो स्लीप होगा। ये है इसकी डायग्राम थ्रेड स्टेट्स। ये डायग्राम आपको एकदम लगी होगी शॉकिंग सी, मुश्किल सी, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे पास प्रोसेस की डायग्राम थी, ठीक है? थोड़ा-सा आपको जंबल अप लग रहा होगा, लेकिन वो इसलिए है कि एक आध स्टेट इसमें सिर्फ ज़्यादा है, बाकी बड़ी सिमिलैरिटी है। थ्रेड बॉर्न हुआ, स्टार्ट हो गया और रेडी स्टेट में आ गया। जब रेडी स्टेट में आ गया उसको हमने डिस्पैच किया और रनिंग में ले आए। रनिंग के बाद अगर वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया तो वो आ जाएगा डेड स्टेट में, ठीक है? अब थ्रेड्स को हम बोर्न और डेड बोलते हैं, ठीक है? प्रोसेसेस में हमने टर्म्स यूज़ की थी न्यू और टर्मिनेटेड। यहाँ पे बस नाम हमने बदल दिया, इसको बोर्न कर दिया और डेड कर दिया, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद रनिंग में अगर हम हैं, तो हम इसको प्रीएम्प्ट करते हैं, ठीक है? रोक देते हैं, प्रीएम्प्शन आ जाती है, पॉज़ आ जाता है, वही इंटरप्ट वाली बात, तो उसको हम पॉज़ करके रेडी में ले जाते हैं, ठीक है? वो उस सूरत में ही ले जाते हैं जिस तरह प्रोसेस के केस में था, वो प्रायोरिटी आ जाती है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो उसको रन करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर हम हाई प्रायोरिटी का कोई थ्रेड आ जाता है, ठीक है? इन दैट सिनेरियो उसको हम वेट करवा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह वहाँ पे इवेंट्स था, तो यहाँ पे भी है वेटिंग स्टेट है, जिसमें वेट फॉर इवेंट एंड नोटिफाई और वेक बैक टू रेडी, ठीक है? अच्छा इसके अलावा उधर भी आईओ था, तो यहाँ पे हम इश्यू आईओ रिक्वेस्ट, ब्लॉक आईओ कंप्लीशन, तो हमने इसको दो मुख्तलिफ उसमें कर दिया, ठीक है? इवेंट को अलग से बता दिया, आईओ को अलग से बता दिया, चीज़ें वही हैं। हाँ, एक और है स्लीप। स्लीप के केस में ये है कि हम उस थ्रेड को थोड़ी देर के लिए, थोड़े इंटरवल के लिए स्लीप करवा देते हैं और जब वो इंटरवल एक्सपायर कर जाता है, तो हम वापस रेडी में उसको ले जाते हैं। तो स्लीप और इवेंट जो है मिलते-जुलते हो सकते हैं, लेकिन इवेंट में मैंने बात की थी प्रोसेसेस में भी, तो इवेंट बहुत से हो सकते हैं और स्लीप में ये है कि हम उसको सिर्फ़ एक टाइमर दे के जो है उसको सुला सकते हैं कि मिसाल के तौर पे इस थ्रेड को 5 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए या कोई भी ड्यूरेशन उसके लिए इसको स्लीप करवा दें। तो इन दैट सिचुएशन वो इतनी देर के लिए स्लीप हो जाएगा एंड आफ्टर दैट टाइमर एक्सपायर्स तो वो जो है वापस अ, अवेक हो जाएगा, जाग जाएगा और वापस रेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है? तो इसको देखना सिंपल है। अच्छा अब बात करते हैं थ्रेड की टाइप्स पे। तो हमारे पास 3 किस्म की थ्रेड की टाइप्स हैं। एक होता है कर्नेल थ्रेड, दूसरा होता है हमारे पास यूज़र थ्रेड्स और तीसरा होता है हमारे पास लाइट वेट प्रोसेस जिसका रियल नेम या डिटेल्ड नेम है कर्नेल सपोर्टेड यूज़र थ्रेड, ठीक है? अच्छा ये पहले 2 थ्रेड्स तो बहुत ही सिंपल हैं। पहला थ्रेड कह रहा है कर्नेल थ्रेड, तो नाम से ज़ाहिर है कर्नेल थ्रेड मीन्स के वो तमाम थ्रेड्स जो कि कर्नेल के होंगे, ओएस के, ठीक है? ओएस भी तो एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी बहुत से प्रोसेसेस हैं, तो जब उसके अंदर प्रोसेसेस हैं, तो उसके अंदर भी थ्रेड्स होंगे, ठीक है ना? तो कर्नेल थ्रेड्स क्या है कि दे आर रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। It shares the kernel text and global data and has its own kernel stack. They are independently scheduled और inexpensive होता है, ठीक है? तो inexpensive क्या है ये मैं पॉइंट आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक है, तो कर्नेल कर्नेल थ्रेड्स बेसिकली ये होंगे कि ओएस के जो प्रोसेसेस हैं, उसको भी हम डिवाइड कर देंगे, ओएस डिवाइड करेगा और उसके छोटे-छोटे थ्रेड्स बना देगा और उन थ्रेड्स को फिर हैंडल करेगा, ठीक है? बाकी वही सारी बातें जो पीछे हो गई हैं कि थ्रेड्स की स्टेट्स होंगी और थ्रेड्स का डेटा होगा,
और वो लोकल डेटा होगा और ग्लोबल डेटा होगा, वो सारी चीज़ें उसी तरह। अच्छा, इनएक्सपेंसिव से मुराद ये है कि इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि ओएस जो है, क्योंकि उसने खुद उन थ्रेड्स को बनाया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद उन थ्रेड्स को क्रिएट किया होगा, तो बेसिकली उस पे आप ये कह सकते हैं कि इतनी कोई एफर्ट नहीं आई। ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मतलब इट विल बी ईज़ी फॉर ओएस। ओएस को पता है अपने कामों का। तो जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान को अपना पता होता है, तो इसी तरह ओएस को अपने कामों का पता है। तो उसने अगर किसी प्रोसेस के थ्रेड्स बनाने हैं और उन थ्रेड्स को हैंडल करना है, उन थ्रेड्स को डील करना है, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? दैट इज़ वी कैन से दैट इज़ इनएक्सपेंसिव, ठीक है? सस्ता काम था, ईज़ी काम था, ईज़ी टू मैनेज काम है, ठीक है? ये बात हो रही है। अब आगे हम देखेंगे, अगले जो है वो एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव से मुराद ये है कि उसमें शायद एफर्ट ज़्यादा आए, ठीक है? अच्छा, यूज़र थ्रेड। अब सेकंड टाइप है हमारे पास यूज़र थ्रेड, जिसमें बेसिकली यूज़र थ्रेड्स का जो क्लियर नेम है, वो है यूज़र एप्लीकेशन थ्रेड्स, ठीक है? मेबी आपको यूज़र थ्रेड्स पे अजीब लगे कि यूज़र बनाता है ये यूज़र नहीं बनाता, ये यूज़र एप्लीकेशंस बनाती है। यूज़र एप्लीकेशंस आपको पता है कौन-सी होती हैं? तमाम गेम्स हो गईं, कोई भी ब्राउज़र हो गया, एमएस ऑफिस वगैरह हो गया, मल्टीपल यूज़र एप्लीकेशंस आपको पता है। सो जो यूज़र थ्रेड्स हैं, वो बेसिकली यूज़र एप्लीकेशन थ्रेड्स हैं। एंड जो बात हम पीछे एक टाइम पे कर रहे थे कि कुछ प्रोसेसेस के जो थ्रेड्स बनाएँगे, उसमें हम ओएस को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे और वो प्रोसेस खुद ही अपने थ्रेड्स क्रिएट कर देगा, ठीक है? ये बेसिकली वही वाली टाइप है कि जिसमें ऑल थ्रेड मैनेजमेंट इज़ डन बाय द एप्लीकेशन इटसेल्फ, ठीक है? द कर्नेल, द ओएस इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेड। Thread switching does not require kernel mode privileges. Scheduling is application specific. ठीक है, जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो खुद ही अपने थ्रेड्स बनाएगा और उन थ्रेड्स की हैंडलिंग करेगा। ओएस को उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह ही है कि एक प्रोसेस ने अपने सिंपलर टास्क बना लिए और बस वो उन्हीं को खुद से डील कर रहा है। ओएस को उसका कोई इल्म नहीं है। ओएस को ये पता नहीं है कि ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मिसाल क्रोम ब्राउज़र है या कोई भी मीडिया प्लेयर है या कोई भी गेम है, उसने पीछे ये थ्रेड्स बनाए हुए हैं। वो इन्फॉर्मेशन वो उस एप्लीकेशन ने छुपाई हुई है ओएस से, ठीक है? और जो है काम हो रहा है। अच्छा, a user level library multiplex user threads and provides facilities for inter-thread scheduling. अच्छा, हमारे पास ये यूज़र एप्लीकेशन की एक लाइब्रेरी होती है, जिसको हम यूज़र लेवल लाइब्रेरी कह रहे हैं और उसका काम ये होता है कि वो मल्टीप्लेक्सिंग करती है। आपको पता है मल्टीप्लेक्सिंग का कि बहुत से प्रोसेसेस में से एक को चूज़ करना, सो बहुत से मतलब थ्रेड्स में से एक को वो सेलेक्ट करता है और उसको रन करता है, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन उन बहुत से में से फिर एक और को थ्रेड को रन करता है एंड सो ऑन। तो ये जो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, ये जो इंटर थ्रेड शेड्यूलिंग हो रही है, ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है एंड ये जो सिंक्रोनाइज़ेशन हो रही है इन आपस में, इन थ्रेड्स की आपस में कम्युनिकेशन, मतलब आप आसान अल्फाज में इसको ये कह सकते हैं कि जो शेड्यूलिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, सिंक्रोनाइज़ेशन, ये जो सारा कुछ विद इन दैट प्रोसेस हो रहा है, ये सब कुछ विदाउट इन्वॉल्विंग द कर्नेल हो रहा है, ठीक है? तो कर्नेल जो है उसको इसमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हम इसको अगर डायग्रामेटिकली देख लें कि यूजर थ्रेड्स ऑन टॉप ऑफ ऑर्डिनरी प्रोसेस, ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, एक प्रोसेसर, दूसरा प्रोसेसर और उसके अंदर ये डॉटेड से हम शो कर रहे हैं कि ये कोई भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर एक प्रोसेस है, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर एक यूजर थ्रेड है, एक और यूजर थ्रेड और एक और यूजर थ्रेड। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक और प्रोसेस है और उसके अंदर फिर मल्टीपल यूजर थ्रेड्स हैं। ये एक और प्रोसेस है और इसके अंदर फिर मल्टीपल यूजर थ्रेड्स हैं। तो अगर आप ये देखें कि जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर की जो हमने डायरेक्शन लगाई हुई है या लाइन लगाई हुई है, वो सिर्फ हमने प्रोसेस के साथ लगाई हुई है। इन अदर वर्ड्स कि इस प्रोसेसर को जब ये प्रोसेस या मैं ये कहूँ कि जब ये प्रोसेस इस प्रोसेसर के ऊपर रन होता है, तो इस प्रोसेसर को ये पता नहीं है कि वो इस प्रोसेस के किस थ्रेड को रन कर रहा है। सही? मतलब वो ये समझता है कि मैं इस प्रोसेस को रन कर रहा हूँ, बीच में से ये प्रोसेस जो है अपने एक-एक थ्रेड को सामने ले आता है हर दफ़ा जब उसकी बारी आती है। टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए आप लोग देख लें इसको, ठीक है?
तो जब भी उस प्रोसेस का नंबर आता है, वो अपने किसी न किसी थ्रेड को सामने कर देता है कि अब इसको चलाना है और प्रोसेसर उसको चला देता है। प्रोसेसर को ये इल्म नहीं है कि ये एक थ्रेड है पीछे, ठीक है? कि उसने कोई डिवीज़न की हुई है उस प्रोसेस ने, इस बात का इल्म नहीं है। तो हमने अभी तक 2 मेन टाइप्स देख ली, कर्नेल थ्रेड जिसमें सिर्फ़ ओएस का पार्ट होता है और यूज़र थ्रेड जिसमें जो है हमारे पास यूज़र एप्लीकेशंस के होते हैं और इसमें कर्नेल का कोई अमल दखल नहीं होता। तीसरा जो है हमारा आखिरी वो है लाइट वेट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं कर्नेल सपोर्टेड यूज़र थ्रेड। अब ये यूज़र एप्लीकेशन थ्रेड ही है, लेकिन कर्नेल सपोर्टेड। तो नाम से आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड है कि जिसमें यूज़र एप्लीकेशन का ही थ्रेड है, लेकिन कर्नेल की सपोर्ट हासिल है। मतलब कर्नेल को इस थ्रेड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है? सो इट बिलॉन्ग्स टू अ यूज़र प्रोसेस, यस, इट इज़ इंडिपेंडेंटली शेड्यूल्ड। तो थ्रेड है तो ज़ाहिर है इंडिपेंडेंटली शेड्यूल्ड ही होगा, ठीक है? वो क्लियर ही है कि इंडिपेंडेंटली हम इनको ले जा सकते हैं, जो शुरू में बात मैंने कर दी। अच्छा, शेयर द एड्रेस स्पेस एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस, यस। LWP should be synchronized on shared data. अच्छा, ब्लॉकिंग इन LWP लाइट वेट प्रोसेस इज एक्सपेंसिव, ठीक है? तो वही बात जो हम कर रहे थे कि एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव वाली बात, जो आपका पहला टाइप थी, वो हमने कहा था कि इनएक्सपेंसिव है कर्नेल थ्रेड, क्योंकि वो ओएस का अपना थ्रेड है, उसको पता है कि क्या करना है, तो उसपे इतनी कोई उसकी एफर्ट नहीं लगती। लेकिन इस वाले में क्योंकि ये यूज़र एप्लीकेशन ने बनाया है और साथ में कर्नेल की सपोर्ट हासिल है, कर्नेल को भी उसका इल्म है, सो इसके बारे में जब कर्नेल या ओएस जो है, जब वो इन्फॉर्मेशन लेगा, तो it may take time, it may take some extra effort from the OS, so therefore it is known as कि ये ज़रा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है? इसमें हमें रिसोर्सेज़ ज़्यादा लगती हैं, हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ होता है एंड सो ऑन। तो ये उसकी डायग्राम है। अब आप देखें उसी तरह मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं हमारे पास, थ्रेड शेड्यूलर हमने बीच में लगाया हुआ है और फिर हर एक अच्छा ये प्रोसेस है, ठीक है? प्रोसेस को देखें, ये पी प्रोसेस हमारा हो गया और ये एक और प्रोसेस है। हर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ये एल आप देख सकते हैं, एल बेसिकली मीन्स द लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है? और के मीन्स द कर्नेल थ्रेड। अच्छा, हर लाइट वेट प्रोसेस के साथ एक कर्नेल थ्रेड भी लगा हुआ है, ठीक है? तो ज़रा-सा आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। इसमें हो रहा क्या है कि प्रोसेसर है, प्रोसेसर के साथ थ्रेड शेड्यूलर लगा हुआ है। थ्रेड शेड्यूलर का यही काम है कि वो थ्रेड्स को शेड्यूल करेगा। कभी एक थ्रेड को जो है एक सीपीयू पे चलाएगा, फिर दूसरे को चलाएगा, फिर तीसरे को चलाएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सम शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू सम टेक्नीक, अकॉर्डिंग टू सम एल्गोरिथम, सम चार्ट, ठीक है? सम टाइम टेबल आप कह सकते हैं। सो यहाँ पे अब हो रहा ये है कि अच्छा एक और चीज़ आप देखें इम्पोर्टेंट कि प्रोसेस की डायरेक्शन आप देखें, प्रोसेस पी जो है ना हमने ऊपर लिखा है और फिर नीचे हमने वो लाइट वेट प्रोसेस और के जो है हमारे पास कर्नेल थ्रेड उसको डिपिक्ट किया है। अगर आप इस डायग्राम को देखें जो प्योरली यूजर थ्रेड्स थे, तो यूजर थ्रेड्स में इस प्रोसेसर को हमने प्रोसेस की तरफ लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं पी की डायरेक्शन प्रोसेस के साथ है, प्रोसेसर के साथ है। मतलब कि ये पी जो है ये बेसिकली इस प्रोसेसर पे रन हो रहा है। पीछे जो ये हमारे पास ये यूजर थ्रेड्स हैं, ये एक किस्म के एब्स्ट्रैक्ट हैं फॉर दिस प्रोसेसर। प्रोसेसर को इल्म नहीं है इन यूजर थ्रेड्स का। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, तो इसमें क्या है कि हर प्रोसेसर जो है वो एक कर्नेल थ्रेड को रन कर रहा है और कर्नेल थ्रेड के साथ फिर एक लाइट वेट प्रोसेस जो तीसरी टाइप है वो कनेक्टेड है और फिर बैक एंड पे हम प्रोसेस को शो कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इस वाली टाइप में, इस थर्ड टाइप में प्रोसेसर को इल्म है और ओएस को भी इल्म है, क्योंकि हर एक थ्रेड के साथ, हर एक यूजर थ्रेड के साथ हमने कर्नेल थ्रेड भी साथ में लगाया हुआ है। सो ये जो है ये तीसरी टाइप है और इस तरीके से जो है इसको लिया जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हो गई। अब 1-2 टॉपिक्स छोटे-छोटे रह गए हैं इस लेक्चर में। थ्रेड टर्मिनेशन या कैंसलेशन, इट डिफर्स बिटवीन थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म की थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशंस हैं। हमारे पास जो है कर्नेल थ्रेड है, हमारे पास यूजर एप्लीकेशन थ्रेड्स हैं और हमारे पास जो है कर्नेल सपोर्टेड यूजर थ्रेड है। क्योंकि 3 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, तो उनके आपस में जो है 3 मुख्तलिफ तरीके से टर्मिनेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, अगर एक यूजर एप्लीकेशन थ्रेड है, ठीक है? देखिए आप ये अब ये कह सकते हैं कि ओएस तो अक्लमंद है, ठीक है? ओएस तो प्रॉपर
प्रोफेशनल्स ने बनाया हुआ है, प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है बना हुआ है, एक अच्छी कंपनी ने बनाया हुआ है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। बहुत से मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो थ्रेड की टर्मिनेशन वो तो ठीक से करेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या आती है कि आजकल यूजर एप्लीकेशंस जो है ना, जिस तरह एंड्रॉइड को ही आप देख लें, हमारे पास हर कोई मुंह उठा के एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोग एक सॉफ्टवेयर तो बना दें, एक ऐप तो बना दें, लेकिन फिर उसकी थ्रेड की टर्मिनेशन जो है उसमें फ्लॉ हो और वो अच्छे तरीके से ना की गई हो, तो फिर मसाइल बन सकते हैं। तो ये जो हमारे पास यूजर थ्रेड है, ये बेसिकली उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर जो है एक यूजर एप्लीकेशन थ्रेड हो और वो ठीक तरीके से उसकी टर्मिनेशन ना हो, तो क्या-क्या मसाइल हो सकते हैं, ठीक है? उन्हीं मसाइल को अभी हम आगे देखते हैं। So, prematurely terminating a thread can cause subtle errors in processes because multiple threads share the same address space. तो अगर हम एक थ्रेड को टर्मिनेट कर दें प्रीमेच्योरली, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको हम जो है वन रखें और गलत तरीके से या प्रीमेच्योरली उसको टर्मिनेट कर लें, तो बहुत से मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। Some thread implementations allow a thread to determine when it can be terminated to prevent process from entering inconsistent state. कुछ थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन ये होती हैं कि वो डिटरमिन करती हैं कि ठीक तरीके से सब कुछ हो, वरना हम इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकते हैं। तो उसके लिए जो है दो जो जो इनकंसिस्टेंट स्टेट है या जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था, तो वो दो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। एक होता है ज़ॉम्बीज़ और दूसरा है हमारा ऑर्फन्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये ज़ॉम्बीज़ और ऑर्फन्स का कॉन्सेप्ट आप समझ लें, तो जो है आपको ये समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये इनकंसिस्टेंट स्टेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है। सो व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स बट इट्स पेरेंट डज नॉट वेट फॉर इट, ठीक है। हमने पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जो है देखा था प्रोसेसेस के लेक्चर में, कि प्रोसेस जो होता है वो एक पेरेंट प्रोसेस होता है और फिर उसके अंदर चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। सो अगर तो ऐसा हो जाए कि एक प्रोसेस टर्मिनेट कर जाए, एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर जाए, लेकिन उसका पेरेंट जो है उसको उसके बारे में पता ना हो, ठीक है? तो हमारे पास एक टेबल होता है, जिसमें एक टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं कि प्रोसेस एंट्री टेबल, ठीक है? या प्रोसेस टेबल। तो उसमें हर प्रोसेस की आईडी एक यूनिक आईडी होती है, पीआईडी जिसको बोलते हैं, प्रोसेस आईडी, वो वहाँ पे मौजूद होती है। सो वेयर द एंट्री इज स्टिल नीडेड टू अलाउ द पेरेंट प्रोसेस टू रीड इट्स चाइल्ड एग्जिट स्टेटस, ज़ॉम्बी पीआईडी एंट्री रिमेन्स इन सिस्टम प्रोसेस टेबल। सो होता ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह की गई है कि जब भी कोई पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड क्रिएट करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन ये की गई है कि जब तक चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट नहीं कर जाता, टर्मिनेट नहीं कर जाता, पेरेंट प्रोसेस मौजूद रहेगा, ठीक है। और जब 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 उसके चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट करते जाएंगे, तो वो अपने पेरेंट प्रोसेस को बताते जाएंगे कि मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। और पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा, उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो जो पीआईडी टेबल है, हमारे पास प्रोसेस टेबल है जिसमें तमाम प्रोसेसेस की आईडीज लिखी हुई हैं, वहाँ पे वो नोटिफाई कर देगा या इन्फॉर्म कर देगा ओएस को कि बेसिकली मेरा जो ये चाइल्ड था अब टर्मिनेट हो गया, तो आप इस एंट्री को, इस आईडी को रिमूव कर दें, ठीक है। ये एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इससे फायदा ये होता है कि वो चीजें बड़ी स्मूथ रहती हैं और सब कुछ लगा रहता है कि अच्छा ये एक पेरेंट प्रोसेस था, उसके ये चाइल्ड थे, अब ये चाइल्ड एग्जिट कर गए, ये रहते हैं वगैरह वगैरह, तो चीजें बड़ी कंसिस्टेंट होती हैं और बड़े ठीक तरीके से मैनेजेबल होती हैं। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि वो पेरेंट प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है? किसी भी वजह से वो आप ये कह सकते हैं कि अ, वो टर्मिनेट कर जाता है। तो इन दैट सिनेरियो जो हमारा प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस है, वो क्या रह जाता है? वो ऑर्फन रह जाता है, जो कि अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये एक मसला है। दूसरा मसला ये हो सकता है, जो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा देख लिया, कि उसमें ये होता है कि पेरेंट प्रोसेस तो मौजूद है, ठीक है? लेकिन चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट कर गया। अब आइडियली तो ये होना चाहिए था कि चाइल्ड प्रोसेस जब टर्मिनेट कर ले, तो वो अपनी आईडी का बता दे पेरेंट प्रोसेस को। लेकिन आप ये इमेजिन करें कि किसी भी एरर की वजह से वो चाइल्ड जो है वो अपनी जो एग्जिट स्टेटस है, वो पेरेंट को नहीं बता पाया, या पेरेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, मतलब किसी तरफ भी इशू हो सकता है, मे बी चाइल्ड की तरफ इशू हो, मे बी पेरेंट की तरफ इशू हो, देखिए, वट एवर, अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि चाइल्ड एग्जिट कर चुका है,
लेकिन पेरेंट ये समझ रहा है कि चाइल्ड अभी मौजूद है, ठीक है? चाइल्ड एग्ज़िट कर चुका है, लेकिन पेरेंट ये समझ रहा है कि चाइल्ड अभी मौजूद है। सो वो उसकी आईडी जो है प्रोसेस टेबल में मौजूद रहेगी। अब ये बेसिकली जो प्रोसेस है, ये कहलाता है ज़ॉम्बी, ठीक है? ज़ॉम्बीज़ आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे, ठीक है? ये पिक्चर भी यहाँ पे है, ये नॉवल भी है, मूवी भी है आई गेस, ठीक है? सो ज़ॉम्बीज़ यही होते हैं कि वो ऐसे इंसान होते हैं जो कि ठीक है फ़िक्शनल ही है, रियल में नहीं होते लेकिन फ़िक्शनल है कि ज़ॉम्बीज़ ऐसे लोग होते हैं जो कि लो पावर पे या लो मोड में होते हैं और नीम मुर्दा, नीम ज़िंदा हालत में होते हैं, ठीक है? तो ये वही वाली बात है कि हमारा जो वो चाइल्ड प्रोसेस है, इवन दो कि वो एग्ज़िट कर चुका है, टर्मिनेट कर चुका है, लेकिन उसकी आईडी अभी भी मौजूद है और पेरेंट ये समझ रहा है कि वो चाइल्ड प्रोसेस मौजूद है। अच्छा ओएस भी ये समझ रहा है कि वो चाइल्ड प्रोसेस मौजूद है, क्योंकि उसकी आईडी मौजूद है प्रोसेस टेबल में, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। हमने फ़ज़ूल में रिसोर्सेज़ उसको दिए हुए हैं, ठीक है? आखिरी लाइन है कि ज़ॉम्बीज़ अनलाइक ऑर्फन्स डू नॉट कंज़्यूम मैनी रिसोर्सेज़। तो ज़ॉम्बीज़ बहुत सी रिसोर्सेज़ तो नहीं ले रही, बस सिर्फ़ प्रोसेस की टेबल में लिखा हुआ है और थोड़ी-थोड़ी सी मतलब रिसोर्सेज़ ले रहा है, आप ये कह सकते हैं। सिर्फ़ ठीक है? थोड़ा-सा नुकसान है, लेकिन नुकसान तो है, ठीक है? चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं है। अब ऑर्फन्स के केस में ये होता है, जैसे कि ऑर्फन्स होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में भी, ठीक है? यतीम जिसको हम कहते हैं या ऑर्फन्स, तो वहाँ पे ये होता है कि व्हेन द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट्स फर्स्ट, अब पेरेंट को तो रुकना था, पेरेंट को तो चिल्ड्रन की एंट्री को रिमूव करना था प्रोसेस टेबल से, ठीक है? लेकिन इमेजिन करें किसी भी एरर की वजह से या किसी भी गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, वो जो पेरेंट प्रोसेस है वो टर्मिनेट कर जाता है। अब चाइल्ड प्रोसेस तो मौजूद है, ठीक है? तो चाइल्ड क्या बन गया? चाइल्ड ऑर्फन बन गया। ऐसे में क्या होता है कि चाइल्ड इज़ रीपेरेंटेड टू अ स्पेशल इनिट सिस्टम प्रोसेस, ठीक है? उस एक सिस्टम प्रोसेस है, सिस्टम प्रोसेस मतलब ओएस का एक प्रोसेस है और उसका नाम है इनिट, ठीक है? इनिट फॉर इनिशियलाइज़र, ठीक है? वो इनिशियलाइज़ेशन करता है, पहला प्रोसेस होता है, उसको इनिट बोलते हैं। तो चाइल्ड उसको दे दिया जाता है। देखिए रियल वर्ल्ड में भी इस तरह ही है कि अल्लाह बचाए, अगर कोई बच्चा जो है उसके माँ-बाप जो है फौत हो जाते हैं और कफ़ालत क करने वाला जो है कोई नहीं होता, तो उसकी देखभाल करने वाला सपोज़ कोई नहीं होता, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट के जो हैं यतीमखाने होते हैं, तो वहाँ पे उनको जो है रखा जाता है, ठीक है? तो ये एग्ज़ैक्टली वही वाली कोई पिक्चर है कि जिसमें एक प्रोसेस जो है उसके पेरेंट उसका पेरेंट प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है? अब उस चाइल्ड का क्या करेंगे? चाइल्ड तो ऑर्फन बन गया, अब उस चाइल्ड प्रोसेस को हम री-पेरेंट कर देंगे और उसको हम इनिट सिस्टम जो है, जो सिस्टम का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, ठीक है? वही उसी से मिलता-जुलता। सो जो सिस्टम का प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इनिट प्रोसेस, वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, आप ये कह सकते हैं। Now this operation is called as the reparenting and it occurs automatically और automatically इसको हम कर लेते हैं चाइल्ड जो है it continues to consume resources तो क्योंकि चाइल्ड प्रोसेस ने अभी अपना काम किया नहीं होता तो चाइल्ड जो है वो रिसोर्सेज को लेता रहता है मतलब कंज्यूम करता रहता है और वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है जो भी वो अपना काम कर रहा होता है सो जो है दैट वाज द लेक्चर और आई होप कि आपको समझ आ गई है